Hello everyone. Today we will discuss the most interesting topic of GST, that is input tax credit. And before we understand input tax credit from the point of view of sections and rules of the act, we will understand its concept from this simple flowchart. A is a businessman. A purchases goods from B at rupees 100 and the GST charges 5%, that is rupees 5. तो जो ए की परचेज पे बी टैक्स चार्ज कर रहा है, ए बी को जो टैक्स दे रहा है ₹5, दैट इज इनपुट टैक्स, जो परचेज पे टैक्स लगा है. नाउ ए इज सेलिंग गुड्स टू सी एट ₹110 चार्जिंग 5% ऑफ टैक्स, दैट इज ₹5.5. सो ए जो अपने सेल्स बिल पे टैक्स चार्ज कर रहा है, लगा रहा है, टैक्स इनवॉइस पे लगा रहा है, दैट इज आउटपुट टैक्स ऑफ ₹5.5. तो ए ने बी को तो टैक्स के ₹5 पे कर दिए जब बी ने ए को बिल दिया. अब ए को डिपॉजिट करना है ₹5.5 टू द गवर्नमेंट एज आउटपुट टैक्स. तो व्हाट ए विल डू, जो टैक्स उसने बी को ऑलरेडी पे कर दिया है ₹5 का, वो अपनी आउटपुट टैक्स से सब्ट्रैक्ट कर देगा और बैलेंस ₹0.5 ए विल डिपॉजिट इट टू द गवर्नमेंट. सो जो सेल्स पे अपना जो टैक्स इनवॉइस पे टैक्स लगा, दैट इज आउटपुट टैक्स. जो मेरी परचेज बिल पे टैक्स लगा, दैट इज इनपुट टैक्स. आई टेक द क्रेडिट ऑफ माय इनपुट, एडजस्ट इट फ्रॉम माय आउटपुट एंड डिपॉजिट द बैलेंस टू द गवर्नमेंट. Now the next thing we will understand is what are the sections and rules for ITC in GST Act. The sections are sections 16, 17 and 18 and the rule is rule 36 to 45. अब ऐसा नहीं है कि मेरा जो भी इनपुट टैक्स मेरे बिल में लगा हुआ होगा वो सारा का सारा मैं मेरे आउटपुट टैक्स से एडजस्ट कर दूंगी, मेरे बिजनेस में ले लूंगी. इसके लिए देयर आर सर्टेन कंडीशंस इन द सेक्शन एंड रूल, जिसको फॉलो करते हुए ही मैं इनपुट टैक्स अपने आउटपुट टैक्स से एडजस्ट कर सकती हूँ. तो जो ये लेफ्ट हैंड साइड के बॉक्स में पॉइंटर्स है, दीज आर व्हेन कैन आई यूज माय इनपुट टैक्स फॉर आउटपुट टैक्स. एंड जो राइट हैंड साइड में जो कंडीशंस या जो पॉइंटर्स है, वो ऐसे केसेस है जिसमें मैं इनपुट टैक्स नहीं ले सकती, वो टैक्स चला जाएगा गवर्नमेंट की रेवेन्यू में. So what are the conditions when I can take my input tax and use it with my output tax? First thing is I need to be a registered person. GST में आप register होगे तभी आप taxable invoice बनाओगे, आपका output tax होगा जिससे आप input tax adjust करोगे. सेकेंड कंडीशन इज टैक्सेबल सप्लाई. अगर आपकी जो सप्लाई है, आउटवर्ड सप्लाई है, जो सेल है, वो नील रेटेड या एग्जेम्प्टेड है, तो आपका कोई आउटपुट टैक्स ही नहीं होगा. तो आप अपना इनपुट टैक्स कैसे एडजस्ट करोगे, इसीलिए टैक्सेबल सप्लाई का होना बहुत जरूरी है. अब इसमें दूसरी चीज एक और हो सकती है कि मैं सप्लाई कर रही हूँ, मैं एग्जेम्प्टेड भी सप्लाई करती हूँ, मैं टैक्सेबल भी सप्लाई करती हूँ, मेरी सेल दोनों तरह की है, टैक्सेबल और एग्जेम्प्टेड. पर जो मैं परचेज कर रही हूँ या जो मेरा इनपुट टैक्स है, वो मेरा उस सप्लाई के लिए जो कि एग्जेम्प्टेड है. तो क्या मैं मेरे टैक्सेबल आउटपुट टैक्स से उसको एडजस्ट कर सकती हूँ? तो मैं ऐसा नहीं कर सकती. जो मेरा इनपुट टैक्स है वो टैक्सेबल सप्लाई के लिए यूज होना चाहिए, तभी मैं उसको मेरे आउटपुट टैक्स से एडजस्ट कर सकती हूँ. नेक्स्ट पॉइंट इज आई हैव रिसीव्ड द गुड्स एंड सर्विसेज. I have used the purchases or the supply, inward supply for my business. It cannot be personal. Taxes paid to the government, all the required return are furnished within the required time, whichever is the time limit. Now this next point is very important, 180 days का conditions. 180 डेज का कंडीशन क्या बोलता है, मैंने सामान खरीदा मेरे सप्लायर से, उसने उस पर जीएसटी लगाया, मैंने उस जीएसटी का इनपुट ले लिया, बट मैंने मेरे सप्लायर को पैसे नहीं दिए अभी तक. तो ऐसे केस में मैं इनपुट ले सकती हूँ. तो अगर आपने 180 दिन के अंदर पेमेंट कर दिया तो आप इनपुट ले सकते हो. बियॉन्ड 180 डेज आपको अपना इनपुट टैक्स रिवर्स करना पड़ेगा, आउटपुट टैक्स में ऐड करना पड़ेगा अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट ऑफ 18%. अब आपको लगेगा कि मैंने 180 दिन में पेमेंट नहीं किया, मैंने बाद में पेमेंट कर दिया, लेट पेमेंट कर दिया, तो क्या मैं इनपुट टैक्स नहीं ले सकती? सो इसका आंसर इज whenever you make the payment to your supplier, you can take that input tax. If you are making the payment after 180 days, तो जिस दिन आप पे करोगे तो जो आपने आईटीसी रिवर्स किया उसको आप वापस ले सकते हो, क्लेम कर सकते हो. नाउ द नेक्स्ट कंडीशन इज टैक्स इनवॉइस. तो इसको हम हमारे सिंपल से फ्लो चार्ट वाले पहले वाले एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि ए बी से परचेज करता है, तो बी का क्या हो गया, वो सेल हो गया, बी अपनी सेल की रिटर्न में उसको डालेगा. वैसे ही ए डी से भी परचेज कर रहा है, एक्स वाई जी से भी परचेज कर रहा है, कई लोगों से ए परचेज कर रहा है.
सब कोई अपनी अपनी सेल्स के रिटर्न में उसको डालेंगे कि मैंने ए को ये सामान बेचा। तो ये जो सारा सेल्स है, ये जो सारा सेल्स जो सप्लायर अपनी रिटर्न में डालेगा कि उसने ए को सप्लाई किया है, ये सारा ए की जीएसटीआर 2A में शो होगा। सो 2A इज द रिटर्न ऑफ द पर्सन फॉर देयर परचेजेस और इनवर्ड सप्लाई। तो अब कई बार क्या होता है, सपोज करो मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो मेरी आईटीसी या इनपुट टैक्स आ रहा है 1,20,000 का, बट जो मेरे सप्लायर्स है उन्होंने सही से रिटर्न फाइल नहीं किया, मेरा जीएसटीएन सही नहीं डाला या रिटर्न फाइल ही नहीं करी, तो मेरा जीएसटीआर 2A में जो इनपुट टैक्स शो हो रहा है दैट इज 1 लाख रुपीज। अब मेरे बुक्स में 1,20,000 है, वहां पे 1 लाख रुपए है, तो क्या मैं मेरा पूरा आईटीसी ले सकती हूँ, क्लेम कर सकती हूँ? तो द आंसर इज नो। आपका जो जीएसटीआर 2A में जितना इनपुट दिख रहा है आप उसका 10% प्लस और इनपुट ले सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं ले सकते। सो इवन इफ मेरे बुक्स में 1,20,000 की इनपुट है, क्योंकि जीएसटीआर 2A में 1 लाख का इनपुट आ रहा है, सो द आईटीसी आई विल बी एबल टू क्लेम इज 1 लाख प्लस 10% ऑफ 1 लाख, दैट इज 1,10,000 रुपीज। तो मेरा वो 10,000 का इनपुट मैं नहीं ले सकती। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने सप्लायर को बोले पेमेंट करने से पहले कि आपका सप्लायर प्रॉपर्ली रिटर्न फाइल कर दे ताकि आप इनपुट ले सके। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि मैं मेरे टैक्स इनवॉइस का, जो मेरा परचेज के इनवॉइसेस मेरे पास किसी फाइनेंशियल ईयर के हैं, उसका इनपुट कब तक ले सकती हूँ। कई बार हो जाता है कि मेरे पास लेट बिल आए या बिल छूट गए, मैं इनपुट नहीं ले पाई किसी भी कारण से टाइम पे, तो मैं कब तक उसको ले सकती हूँ। तो आपके जिस फाइनेंशियल ईयर के रिलेशन का वो टैक्स इनवॉइस है, जिस फाइनेंशियल ईयर को वो रिलेट करता है, उसके अगले फाइनेंशियल ईयर का 20 अक्टूबर और या फिर एनुअल रिटर्न फाइलिंग की डेट जो भी पहले आती है, आप तब तक उस इनपुट टैक्स को ले सकते हैं, उसके बाद नहीं ले सकते। तो ये तो सारी पॉइंट्स हो गए कि मैं अपना इनपुट टैक्स कब ले सकती हूँ। अब हम डिस्कस करेंगे कि मैं इनपुट टैक्स के लिए एलिजिबल कब नहीं हूँ, कब नहीं ले सकती। सो उसके पॉइंट्स मैं स्टार्ट करती हूँ। फर्स्ट इज exempted goods, ये हमने डिस्कस कर लिया। नॉन बिजनेस पर्पस वी हैव डिस्कस्ड। कॉम्पोजिशन रजिस्टर्ड पर्सन, कॉम्पोजिशन का तो रजिस्ट्रेशन ही इसी कंडीशन पे होता है कि उसको कोई इनपुट नहीं मिलेगा, वो अपने टर्नओवर पे लमसम टैक्स जमा कराएगा। सो ऐसे कॉम्पोजिशन डीलर्स कैन नॉट अवेल द इनपुट टैक्स का बेनिफिट। नेक्स्ट इज पर्सनली कंज्यूम कर लिया, फ्री सैंपल, गुड्स डिस्ट्रॉयड। अब क्या होता है, कई बार मैं एक एग्जांपल देती हूँ, हम सेल्स प्रमोशन के लिए फ्री में सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो ऐसे केस में जो इनपुट हमारा इन फ्री सैंपल्स को बनाने में या इन फ्री सैंपल्स को परचेज करने में लगा होगा, उनका इनपुट हमको रिवर्स करना पड़ेगा, वो इनपुट हमको नहीं मिलेगा। Now there are certain kinds of credit जो कि ब्लॉक्ड क्रेडिट में आते हैं। वो क्रेडिट कौन से है? सबसे पहली है मोटर व्हीकल, ये हम सब ने कई बार सुना होगा। तो अब मोटर व्हीकल का मतलब क्या है, कौन से मोटर व्हीकल का क्रेडिट मैं नहीं ले सकती? तो जिस मोटर व्हीकल की सीटिंग कैपेसिटी 13 लोगों से कम की है और वो पर्सन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन के लिए यूज हो रहा है और 13% से कम की उसकी सीटिंग कैपेसिटी है, ऐसे केसेस में मैं इनपुट टैक्स नहीं ले सकती। इसके कुछ एक्सेप्शन है। अगर मैं मोटर व्हीकल का सेल कर रही हूं या मैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स का काम कर रही हूं या मेरा ड्राइविंग स्कूल है, तो ऐसे केसेस में मैं ये जो ब्लॉक क्रेडिट वाला मोटर व्हीकल है लेस देन 13% वाला, इनकी भी क्रेडिट ले सकती हूँ। अब हमने मोटर व्हीकल डिस्कस किया, इस मोटर व्हीकल की रिपेयर मेंटेनेंस और इंश्योरेंस का भी क्रेडिट हमें नहीं मिलेगा। Now next kind of credit that is blocked is food, beverages, catering, beauty, health treatment, renting the vehicle। ऐसे केसेस में हमको क्रेडिट नहीं मिलेगा। इसके भी कुछ एक्सेप्शंस है। वो एक्सेप्शंस ये है कि हम सेम काइंड ऑफ या तो आउटवर्ड सप्लाई कर रहे हैं, वो मिक्स या कॉम्पोजिशन फॉर्म में हो सकता है, इसको हम आगे की वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि मिक्स या कॉम्पोजिट सप्लाई क्या होता है। तो या तो हम सेम काइंड ऑफ आउटवर्ड सप्लाई कर रहे हैं जो ये केटरिंग की सर्विसेज है, ब्यूटी ट्रीटमेंट या जो भी है, और या फिर हमारे किसी स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन के कारण हमें हमारे एम्प्लॉय को ये बेनिफिट्स देने पड़ रहे हैं। सपोज करो कि आजकल गवर्नमेंट कई बार बोल देती है कि लेट नाइट है तो यू नीड टू गिव कैब फैसिलिटी टू योर एम्प्लॉय, ऐसे केस में आप इनपुट ले सकते हो अगर किसी स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन के अगेंस्ट आप कोई सप्लाई ले रहे हो तो। The next kind of blocked credit is works contract for construction of immovable property। इसमें एक्सेप्शन क्या है? सब कॉन्ट्रैक्टिंग।
अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, मैंने मेरा ऑफिस कंस्ट्रक्ट कराया, उसके लिए मैंने वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का सर्विसेज अवेल करी, तो ऐसे केस में क्योंकि मेरा ऑफिस एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो मुझे उसकी इनपुट नहीं मिलेगी। और इसी तरह की इमूवेबल प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्शन के लिए अगर मैं कोई गुड्स परचेज कर रही हूँ तो मुझे उसकी भी आईटीसी नहीं मिलेगी। So these are the list of my blocked credit or the places where I cannot take the input tax and the tax will go to the government account. अब हम नेक्स्ट चीज जो डिस्कस करेंगे वो है कि सर्टेन स्पेशल केसेस ऑफ इनपुट टैक्स। अब वो स्पेशल केसेस क्या है कि देखिए, मैं जीएसटी में हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि कब मैं रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल हूँ। तो सपोज करो कि मैं रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल ही नहीं थी, मुझे रजिस्ट्रेशन अब रिक्वायर्ड नहीं था, अब मेरी टर्नओवर एक्सीड कर गई है उस सर्टेन लिमिट को और मैं रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रही हूँ, तो व्हाट अबाउट द इनपुट टैक्स ऑन माय स्टॉक। ऐसे केसेस में जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल हो जाते हो, रिक्वायर्ड हो जाता है आपके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए, और आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देते हैं विद इन 30 डेज, देन यू कैन टेक इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ योर स्टॉक, जो स्टॉक आपका उस प्रीसीडिंग डेट पे था जिस दिन आप लायबल हो गए रजिस्ट्रेशन के लिए। इसका मतलब जिस डेट को आप रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हो गए उसके जस्ट प्रीवियस डे जो आपका स्टॉक है उस पे जो इनपुट टैक्स होता है उसका आप इनपुट ले सकते हैं। कंडीशन ये कि आप 30 दिन के अंदर अंदर जब आप एलिजिबल हुए रजिस्ट्रेशन के, आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया। अब नेक्स्ट इज कि मैं रिक्वायर्ड तो नहीं था रजिस्ट्रेशन का, बट मैंने वॉलंटरीली अपने मन से रजिस्ट्रेशन ले लिया, तो आपको जिस दिन रजिस्ट्रेशन ग्रांट हुआ उसके जस्ट पहले दिन आपके पास जो स्टॉक था आप उसका इनपुट टैक्स ले सकते हैं। अब आया कि जो कॉम्पोजिशन डीलर था वो अब रेगुलर रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हो गया, तो जिस दिन वो रेगुलर रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हुआ उसके जस्ट पहले दिन उसका जो भी स्टॉक पे इनपुट टैक्स था या कैपिटल गुड्स था उस सब पे वो आईटीसी ले सकता है। कैपिटल गुड्स के केस में आपका इनपुट टैक्स का एक कैलकुलेशन है, एक सर्टेन परसेंटेज है प्रेस्क्राइब, वो हम लोग लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट आता है कि मेरा सामान एग्जेम्प्ट था, उस पर जीएसटी नहीं लगता था, बट अब वो टैक्सेबल हो गया, तो जिस दिन वो टैक्सेबल हुआ उसके जस्ट पहले दिन आपका जो स्टॉक था उसके ऊपर आपको इनपुट टैक्स मिल जाएगा, एंड इवन कैपिटल गुड्स पे इस केस में भी आपको इनपुट टैक्स मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट थिंग इज कि आपको ये सारी चीजों पे जो कैपिटल गुड्स पे मैंने बोला कि आपको इनपुट टैक्स मिल जाएगा स्टॉक पे, ये इनपुट टैक्स लेने के लिए आपको एक फॉर्म भरने की जरूरत होती है, वो फॉर्म है ITC 01, और अगर आपका इनपुट टैक्स इज मोर देन 2 lakhs तो आपके ITC 01 शैल बी सर्टिफाइड बाय अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट और ICWA। अब नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, सपोज कि मेरा कैपिटल गुड्स है और मैंने उस पर बताया आपको एक सर्टेन परसेंट है, अब अपन ये परसेंट और कैपिटल गुड्स पे इनपुट टैक्स डिस्कस कर लेते हैं। तो क्या होता है कि मैंने आज कोई कैपिटल गुड्स खरीदा, सपोज करो मैंने 1 लाख रुपए का कोई गुड्स परचेज किया, कैपिटल गुड्स परचेज किया और उसको मैंने मेरे बैलेंस शीट पे बुक कर दिया और मैंने उसका पूरा इनपुट टैक्स ले लिया। भाई आप सपोज करो 1 लाख पे मेरा 5% का इनपुट टैक्स था, दैट इज 5000 रुपीज, और मैंने पूरा का पूरा 5000 का इनपुट टैक्स अवेल कर लिया, मेरे आउटपुट टैक्स एडजस्ट कर लिया, और अगले ही साल मैंने वो कैपिटल गुड्स को सेल कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया। तो इसमें एक रिस्ट्रिक्शन है कि आप पर ईयर 20% ऑफ इनपुट टैक्स यूज कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हर साल 20% इनपुट टैक्स लूंगी कैपिटल गुड्स का, आप एक साथ ले सकते हैं, पर अगर आपने 5 साल 20% का मतलब क्या हो गया कि विद इन 5 ईयर्स आपका पूरा इनपुट टैक्स अवेल हो जाएगा। अगर मैंने 5 साल से कम में मेरे कैपिटल गुड्स को सेल कर दिया तो मुझे प्रोपोर्शनेटली मेरा इनपुट टैक्स रिवर्स करना पड़ेगा। तो सपोज करो कि मैंने आज कोई कैपिटल गुड्स खरीदा और उसके लिए मैंने पूरा इनपुट टैक्स ले लिया और उसको मैंने 2 साल में सेल कर दिया, तो मुझे कितना इनपुट टैक्स मिलेगा 2 साल के लिए? 1 साल के लिए 20% मिलेगा, तो 2 साल के लिए मुझे 40% इनपुट टैक्स मिलेगा। तो जो बैलेंस 60% मैंने अवेल कर रखा था उसको मैं मेरा रिवर्स कर दूंगी और मैं वो इनपुट टैक्स नहीं ले सकती। अब दूसरी कंडीशन आती है कि मैंने डिस्कार्ड नहीं किया मेरे कैपिटल गुड्स को, मैंने बेच दिया, तो ऐसे केस में जो आपका टैक्स होगा रिवर्स करने का वो होगा जो आपने जितने रुपए पे उस कैपिटल गुड्स को बेचा और उस पे जो टैक्स लगा,
वो, या फिर जो मैंने 20% के हिसाब से आपको बताया जो आपको रिवर्सल करना है, जो भी ज्यादा अमाउंट होगा वो अमाउंट आपका आउटपुट टैक्स होगा। मैंने मेरा कैपिटल गुड्स बेचा सपोज करो 100 रुपए पे, और उस पर टैक्स लगाया 5 रुपए का, और जो मुझे रिवर्स करना था वो टैक्स बन रहा है 40% का, मतलब हो गया 4 रुपीज का बन रहा है वो टैक्स रिवर्सल का। तो मेरा टैक्स रिवर्सल तो बन रहा है 4 रुपीज का, 40% मुझे रिवर्स करना था, और मैंने जो आउटपुट टैक्स मेरा मैंने जो बेचा उसके ऊपर बन रहा है 5 रुपीज का। तो इस केस में मेरा रिवर्सल हो जाएगा 5 रुपीज का, 4 रुपीज का नहीं होगा। So this is all about input tax credit. I hope I have been able to do justification with the topic, and you all are able to understand it. Thank you very much.